बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। और उसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने जब पहला लेक्चर डिलीवर किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्रैमर्स रूल की मदद से जो है हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और ये मेथड कहाँ तक सूटेबल है और कहाँ पे सूटेबल नहीं है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस की मदद से हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी जो है ना वो मैंने बताया कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। और तीसरे लेक्चर्स के अंदर मैंने गासियन एलिमिनेशन मेथड आपके साथ डिस्कस किया। और अब इस चैप्टर का चौथा और आखिरी मेथड है गासिस जॉर्डन मेथड। ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। आप इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो है इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट किस्म के मेथड हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर यही 4 मेथड हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो गासिस जॉर्डन मेथड क्या है, ये इस मेथड के ऊपर थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमने इसको करना होता है, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है गिवन मैट्रिक्स ए को। सबसे पहले तो आप लेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। टेक दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर मैं आपको बाद में बताता हूं क्या करना है। स्टार्ट इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गासियन एलिमिनेशन मेथड का था, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट आ जाएंगे 1, -1 और 2। फिर 4 दूसरी रो में आ गया 4, 1, 2। तीसरी रो में आ गया 1, 1, 1। ये हमारा मैट्रिक्स ए आ गया। और साथ ही हम अगर बी लिख देंगे तो ये बन जाएगा ए बी। और ए बी को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। 0, 1, -1। ए के साथ मैट्रिक्स बी भी अगर लिख दिया जाए तो उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या है, ये पूरी डिटेल के साथ जो है, ये मैंने जो तीसरा चैप्टर था मैट्रिसेस का, उसके अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया है। व्हाट इज़ द एचेलॉन फॉर्म एंड व्हाट इज़ द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे फिर हम फिक्रा लिखेंगे, वी रिड्यूस it to reduce echelon form by applying row operations। अब रो ऑपरेशंस क्या हैं? रो ऑपरेशंस की तादाद 3 है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रो ऑपरेशंस। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने गासियन एलिमिनेशन मेथड बताया तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। साइंस में कोई नहीं चेंज होता क्योंकि ये डिटर्मिनेंट नहीं है। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। एनी 2 रोज का मतलब क्या है कि ये देखें, ये एक रो का मतलब होता है पहली वाली इक्वेशन, दूसरी रो का मतलब दूसरी इक्वेशन, तीसरी रो का मतलब थर्ड इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर और इसको नीचे लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि रोज़ को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि अगर इसको फ़र्ज़ किया कि मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो स्केलर टू एनी रो। किसी भी रो को हम किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं।
तीसरा है जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, मतलब फ़र्ज़ किया कि मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक नई इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट a scalar multiple of any row to another row इन तीन ऑपरेशंस के अलावा चौथा अगर आपने कोई भी यूज़ करने की हरकत की तो आपका क्वेश्चन जो है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म अगर आपको याद है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो इसकी टेक्निक ये है कि जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। जो भी आपके पास सिस्टम होगा उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आता जाएगा। लेकिन अगर आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स जो हैं वो लेने होंगे। उसके अंदर मैंने सारा डिटेल के साथ बताया है कि एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म दोनों में फ़र्क क्या है। तरीकाकार इसका ये है कि सबसे जो पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट है ये आपने 1 लेके आना है, तो वो ऑलरेडी 1 की शक्ल में मौजूद है। जब 1 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, 1 के नीचे जो एलिमेंट हैं उनको आपने 0 0 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ही होती है, ठीक है। तो ये 1 इसके नीचे 0 0, तो ये 1 इसके नीचे 0 0 लेके आना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप करना पड़ेगा वो ये होगा कि मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। R2 पहला स्टेप जो करूंगा मैं, R2 -4 टाइम ऑफ R1, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। R3 में से R1 माइनस कर दूंगा। दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगी, 1 -1 2 0। इसको -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 0 आ गया। इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4 और 1 5 आ गया। इसको -4 से मल्टीप्लाई किया -8 और 2 कितना आ गया, -6। इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 के बराबर आ गया। अब R3 -R1, इसमें से इसको माइनस करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया +1 और +1, आंसर 2 आ गया। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया -2 और 1, आंसर -1 आ गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 और -1 आ गया। राइट, रिमेंबर कि इधर वाला मैट्रिक्स A है और ये साथ वाला B है। जब यहाँ पे 1 0 0 आ गया तो उसके बाद जो अगला स्टेप हमने करना है उसके लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 लाने के लिए हम जो इसके नीचे वाली रोज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली रो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करता हूं तो यहाँ पे 1 तो आ जाएगा, लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो जो बड़ी मुश्किल से 0 बनाया है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाली रो का इस्तेमाल नहीं करना, 1 लेने के लिए इसके जो नीचे वाली रोज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए अब यहां पे 1 लाने के लिए कैसे आएगा 1, अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो यहां पे 1 आ जाएगा। सो अगला स्टेप R2 -2 टाइम ऑफ R3, क्या मैट्रिक्स आ गया जी मेरे पास। पहला तो एज इट इज चलेगा 1 -1 2 0। उसके बाद है, अब इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 जमा 0 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -4 + 5 1 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा +2 और -6 -4। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 और 1, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। तीसरी रो एज इट इज आ जाएगी 0 2 -1 -1।
आई एम फुली होपफुल कि ये रो ऑपरेशंस आपने नोट कर लिए होंगे। रो ऑपरेशन के बगैर जो है ये ना ही आप गासियन जॉर्डन मेथड सीख सकते हैं, ना ही गासियन एलिमिनेशन मेथड सीख सकते हैं। अब गासियन एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि 1 के नीचे 0 लेके आते थे, और गासियन जॉर्डन मेथड में फ़र्क क्या है, ये 1 आ गया ना, इसके ऊपर और नीचे 0 लेके आएंगे। फिर दोबारा सुने, एलिमिनेशन मेथड में, गासियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, इसको इसके नीचे 0 लेके आते थे। अब क्या करेंगे, इसके 1 आ गया ना आपके पास, ये 1, तो 1 के ऊपर भी 0 लेके आएंगे, नीचे भी 0 लेके आएंगे। मैंने बताया था कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ज़हन में रखें तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता जाएगा। अब यहां पे 1 कैसे आ सकता है, अगर R1 के अंदर मैं R2 को ऐड कर दूं, और यहां पे 0 कैसे आ सकता है, अगर ये है हमारे पास R3 -2 टाइम ऑफ R2 कर दूं। यानी कहने का मकसद क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आइए पहले ये वाला स्टेप करते हैं, R1 में R2 को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया -2, इन दोनों को ऐड किया तो 3 जमा 0 0 के बराबर आ गया। दूसरी रो एज इट इज 0 1 -4 3। बाज़ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं यहां पे 0 क्यों लेके आया हूं नीचे वाली रो का इस्तेमाल करते हुए। ये इस्तेमाल जो हो रही है वो सेकंड रो हो रही है, ऊपर वाली रो नहीं हो रही। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 आंसर इज 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो +8 और -7 +7 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -1 -7 आ गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए 1, तो 1 के लिए मैं क्या करूंगा, 7 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो 1/7 टाइम ऑफ R3, ये आ जाएगा 1 0 -2 3। पहली रो में कोई चेंज नहीं, दूसरी रो के अंदर कोई चेंज नहीं, तीसरी रो को जब 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 0 1 -1 आ जाएगा। जब देखें आप ये सिचुएशन आ गई है, यहां पे 1 आ गया है, अब हमें यहां पे 0 चाहिए और यहां पे 0 चाहिए। ठीक है, जब 0 0 आ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर देगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है। ठीक है, हर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन हर आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जरूर होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जहन में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट रख के स्टेप करने हैं तो सारे स्टेप आसानी से होते जाएंगे। अब यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, R1 में 2 टाइम ऑफ R3 करूँगा मैं, और यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, R2 + 4 टाइम ऑफ R3 करने से आ सकता है। लो भाई, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 1 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0 0 ही आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और -2 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और 3 1 आ गया जी। उसके बाद अगला हरकत आप जो करनी है वो है R3 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 2 में ऐड करें। करो 4 से मल्टीप्लाई, 0 × 4 0 जमा 0 आंसर 0, 0 4 × 0 0 × 1 +1 1 आ गया, +4 और -4 0। इसको क्या करेंगे, +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 3 -1 आ गया। तीसरी रो एज इट इज 0 1 1 -1। ठीक है, अब ये देखें इधर वाला मैट्रिक्स जो है ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर गया है। मैंने पहले आपको बताया है कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है, लेकिन हर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो आप अपनी सहूलियत के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जहन में रखा करेंगे। अब इसको लिखा जा सकता है, द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, द अबव सिस्टम can be written as अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 × x1 + 0x2 + 0x3।
इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। उसके बाद 0x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 इज इक्वल टू -1। फिर 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 0x1 ओहो ठीक 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 यहां पे 0 लिखना भूल गया था मैं। ठीक, लो जी 0x3 इज इक्वल टू -1। अब ये देखिए ये 1 है, ये 0 और ये 0, तो एक्चुअली तो x1 की कीमत किसके बराबर आ गई 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और x2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1। 0 जमा 0 जमा x3, तो x3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1। तो आपने x1 x2 और x3 की वैल्यूज निकालनी थी, तो आपने देखा कि वो वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आइंदा जब डायरेक्ट आपके पास ये रिड्यूस एचुरल फॉर्म आ जाए तो ये किसका कोफिशिएंट है x1 का, ये b होता है ना, x1 किसके बराबर आ जाएगा इसके बराबर, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये x2 का कोफिशिएंट है, इसका आंसर -1, और x3 का आंसर किसके बराबर आ जाएगा -1। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और इसके जो बाकी मानदा क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उन सब के अंदर हम गासिस जॉर्डन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। गासियन एलिमिनेशन मेथड आपने तब लगाना है अगर वो आपको इन्फोर्स कर दे, क्योंकि ये देखें इसमें जो है ना ये डायरेक्ट आंसर निकल आता है। गासियन एलिमिनेशन मेथड में जो है ना ये हमें दोबारा इक्वेशनें बना के फिर उनको सॉल्व करना पड़ता था। तो ये मेथड जो है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसमें इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हों तब भी आप लगा सकते हैं, और अगर इसमें वेरिएबल्स की तादाद 3 से ज़्यादा हो, 4 5 6 7 8, तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज़ मच 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 मोर सूटेबल फॉर लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब मैंने आपको बताया था कि आगे जो है ना ये मैंने गासिस जॉर्डन मेथड ही जो है वो अप्लाई करना है। तो गासिस जॉर्डन मेथड अप्लाई करने के लिए पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना बड़ा ज़रूरी है। द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, can be written as, देखिए ये 2x1 पहली इक्वेशन आ गई 2x1। अब इसके अंदर x2 नहीं है तो 0x2 आ गया, प्लस x3 इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है 2x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -2। x1 माइनस 8x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे। टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का तरीका क्या है, मैट्रिक्स ए के साथ अगर आप बी को भी लिख दें तो वो बन जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बस ये देखें, पहले सिर्फ ए लिखें, इसके कोफिशिएंट क्या हैं 2 0 1, 2 0 1। दूसरी रो में आ गया 2 4 -1, तीसरी रो में आ गया 1 -8 एंड -3। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स आ गया मेरे पास ए, और इधर आ गया मैट्रिक्स बी 1 -2 एंड 2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वी रिड्यूस इट टू reduce echelon form, reduce echelon form by applying row operations only, by applying row operations। ठीक हो गया, ये ए और ये मैट्रिक्स बी आ गया। ए और बी को इकट्ठा लिखना जाए
तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अब देखें यहाँ पे हमें पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट में क्या चाहिए, यहाँ पे 1 की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए बड़ा आसान तरीका है, इस रो को उठाकर ऊपर ले आएं, इसको नीचे ले आएं, ठीक है। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, R2, R1 और R3 को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये सबसे ऊपर चली जाएगी 1 -8 -3 और 2, ये पहली रो बन गई। -8 को थोड़ा सा वाज़िया तौर पे लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। दूसरी रो में कोई चेंज नहीं आएगी, 2 4 -1 और -2। अब ये वाली जो है ये तीसरी रो की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो यहां पे आ गया 2 0 1 और 1, राइट। अब देखें यहां पे 1 आ चुका है, अब हमें इसके नीचे 0 चाहिए और इसके नीचे 0 चाहिए। उसके लिए रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप क्या होगा, R2 में से 2 टाइम ऑफ R1 निकाल देंगे और R3 में से 2 टाइम ऑफ R1 निकाल देंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 -8 -3 एंड 2। उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करें। देखना मैंने आपको बताया था कि R2 -2 R1 का मतलब क्या होता है, R2 प्लस -2 टाइम ऑफ R1। तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दें, तो -2 + 2 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 और 4 आंसर आ गया 20 के बराबर, ठीक है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, -2 + 6 और -1 आंसर आ जाएगा 5। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, -4 और -2 आंसर आ गया -6 के इक्वल। अब यहां पे 0 लेके आना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 के बराबर आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 और 0 +16 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और 1 आंसर आ गया 7। उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 1 आंसर किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर। अब अगला स्टेप जो है करने के लिए मुझे यहां पे 1 चाहिए, 20 की जगह पे 1 चाहिए। तो 16 को अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं या ऐड करता हूं तो 1 आने का कोई तरीका नहीं है। अब हमारे पास यहां पे 1 लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसको 20 के साथ डिवाइड कर दें। तो वो स्टेप क्या होगा, 1/20 टाइम ऑफ R2। R2 को 20 के साथ डिवाइड कर दिया मैंने। पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगी, 1 -8 -3 एंड 2। देन यू हैव 0 1। इसको 20 पर डिवाइड करेंगे 5/20, तो आंसर आ जाएगा 1/4। उसके बाद इसको 20 पर डिवाइड करेंगे -6, तो ये आ जाएगा -3/10। अब इसके अंदर जो है ना, ये देखें रैशनल नंबर आ गए हैं। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया -3। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि फ़र्ज़ किया कि अगर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाते हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ जो है ये मैं आपको ज़रा लिखवा देता हूँ। व्हेन दी नोट है, इसको लिख लें यहीं पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द नंबर ऑफ इक्वेशन, if the number of equations are equal to the number of variable, are equal to the number of variables। अब देखें इसमें 1 2 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन की तादाद भी 3 है।
then solution exist if A मैट्रिक्स जो है, ये वाला जो मैट्रिक्स A है इतने वाला, ये नॉन सिंगुलर हो, is नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन, ठीक है। तो यानी आखिरी रो के अंदर जो है रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 0 0 नहीं आना चाहिए, फिर सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। उसको फिर इस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, R1 में 8 टाइम ऑफ R2 ऐड कर दूंगा और R3 में से 16 टाइम ऑफ R2 माइनस कर दूंगा। यानी अब आपने क्या करना है कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। 0 इंटू 8 0, 1 में ऐड किया 1 आ गया, ये +8 और -8, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया +8 और -8 में ऐड किया 0। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है, 2 को -3 के अंदर ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा -1। ठीक। अब इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ये -3/10 है, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। ये R2 को, ये वाला एलिमेंट है, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर ऐड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया -24 + 20/10, तो ये आ गया -4/10। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -2/5 आ गया, तो यहां पे फिर आ जाएगा -2/5। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर रैशनल नंबर आ गए हैं। दूसरी रो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ये 0 1 1/4 -3/10 की शक्ल बरकरार रखेगा। अब हमने इसको 16 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 + 0 0, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 + 16 0 के बराबर आ गया। इसको -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू -16, तो आंसर -4 आ गया ना। -4 और 3 किसके बराबर आ जाएगा, -4 और 7 3 के बराबर आ जाएगा। अब ये स्टेप जो है ये देखें, -3 में मैंने क्या करना है, इसको +16 टाइम ऑफ दिस, यानी इसको -16, यानी ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये -3/10 है, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। यानी इसको मैं क्या करूँगा, -16 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करूँगा। तो देखें ज़रा सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया -30 + 16 × 3 48 डिवाइडेड बाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 10। तो यहाँ पे आ गया -18/10 का मतलब -9/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9/5। ठीक। अब हमें ये +48 है, सॉरी ये गलती हो गई है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे आएगा +9/5। अब मुझे यहाँ पे जो है ये 1 की अशद ज़रूरत है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 1/3 टाइम ऑफ R3, क्योंकि इसके नीचे तो कोई रो है ही नहीं जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो ये बन गया मेरे पास 1 0 -1 -2/5। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। 0 1 1/4 -3/10 और ये आ गया 0 0 1, 3 के साथ डिवाइड करने के बाद ये आ गया 3/5। राइट। अब यहां पे 1 आ चुका है, हमें यहां पे 0 चाहिए और यहां पे 0 चाहिए। मुझे यहां पे 0 चाहिए और यहां पे 0 चाहिए। उसके लिए जो स्टेप मुझे करने पड़ेंगे वो ये है कि R3 को पकड़कर R1 में ऐड कर देंगे। R1 में R3 को ऐड कर दिया जाएगा और इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। R2 -1/4 टाइम ऑफ R3।
तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। अब इसको पकड़कर इसमें ऐड करना है, 0 जमा 1 1 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, -2/5 और 3/5, -2/5 प्लस 3/5, आंसर आ गया 1/5। अब इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है, तो -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 0 जमा 0 0। उसके बाद 1/4 से मल्टीप्लाई किया, -1/4 0 0 प्लस 1 1। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको क्या करना है, 3/5 को -1/4 से मल्टीप्लाई करके किसके अंदर ऐड करना है, -3/10 के अंदर ऐड करना है। तो ये देखिए ज़रा, इसका एलसीएम क्या आता है, -3 ओवर ये बन गया 20 -3 ओवर 10, तो एलसीएम इसका आ गया 20 -3 और ये 2 -6 आ गया, तो -9/20। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, -9/20। और तीसरी रो के अंदर क्या आ जाएगा, 0 0 1 3/5। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये देखिए, ये x1 आगे, ये 0x2 आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0x3 वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x1 की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, 1/5 के बराबर। x2 की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, ये 0x1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1x2 0x3, तो डायरेक्ट x2 की वैल्यू आ गई -9/20 और x3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3/5 के बराबर आ गई। तो ये वैल्यूज़ थी x1 x2 और x3 की। इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर आप गिवन सिस्टम इन इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इसके साथ ही